दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत यादव आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर है। इसलिए प्यार दोस्तों, आप सभी के विज्ञान की पेपर की तैयारी करवाने के लिए मैं आप सभी को चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारियां करवा रहा हूं। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 साइंस का जो फिजिक्स है प्यार दोस्तों, वो 25 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड मैं सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में प्रकाश से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। तो प्यार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो में हम लोग सभी सूत्र, नियम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला कॉन्सेप्ट है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें तो कुछ सीख मतलब कि जानने का मतलब ही नहीं, मतलब कि यहाँ आप आसानी से, अगर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है तो आप टिक लगाकर आ सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यार दोस्तों, और बहुत ही बार ज़्यादा बार पूछा गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तरह तरह के पूछ लिए जाते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है प्रकाश किरण का किसी चिकने समतल अपारदर्शी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर दोस्तों बहुत ही इजी डेफिनेशन है, चाहो तो आप आसानी से याद कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रकाश किरण का किसी चिकने समतल अपारदर्शी तल, देख सकते हैं यहाँ पे कलई किया गया है प्यार दोस्तों, अपारदर्शी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। ये है आपका आपतित किरण, यहाँ मैंने मेंशन किया है प्यार दोस्तों, चित्र देखिए कि आपतित किरण आपका जो है ये वाला है AB, और यहाँ परावर्तित किरण है आपका BC, और यहाँ पे दिया गया आपतन बिंदु, जिस मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आप आकर गिरती है प्यार दोस्तों, उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। और यहाँ पे आपतन बिंदु और दर्पण के लंबवत जो रेखा खींची गई है BN, वही है आपका अभिलंब। और यहाँ पे दिया गया आपतन कोण I, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारा कुछ लिख दिया है, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ तीसरा टॉपिक है हमारा परावर्तन के नियम, क्योंकि प्यार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम लिखिए। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि परावर्तन के निम्न 2 नियम है। प्रथम नियम आपको करना है, आप देख सकते हैं इसी फिगर से समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यही लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर में होते हैं। प्यार दोस्तों यहाँ ज़्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो पूछा है टू द पॉइंट यही लिख के आना है। और द्वितीय नियम में क्या करना है, आपको आपतन कोण जो ये दिखाया गया है I आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। यहाँ दिया गया आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है दर्पण। प्यार दोस्तों दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं दर्पण में हम लोग 2 दर्पण पढ़ेंगे, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। तो समतल दर्पण से ज़्यादा कुछ खास तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसलिए मैं समतल दर्पण से के कुछ गुण बता देना चाहता हूँ कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब प्यार दोस्तों आभासी, सीधा तथा दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से हो। प्यार दोस्तों मान लेते हैं ये जो स्केल है, ये आईना है और ये कलम है, तो इस कलम का प्रतिबिंब जो है इस आईने में उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर ये इस स्केल से है। इसका मतलब यही है प्यार दोस्तों कि आपको प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु हो। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इससे रिलेटेड आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा अनंत होती है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आप बोल सकते हो आभासी, सीधा तथा, और एक बात और प्यार दोस्तों, वस्तु के बराबर। यहाँ आप लिख लीजिएगा उसका आकार कैसा होगा, वस्तु के ठीक बराबर होगा। ये मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा वस्तु के बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में आप देख सकते हैं हम लोगों को देखने को मिलेगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। प्यार दोस्तों मैं यहाँ बस वही मेंशन कर रहा हूँ जिससे प्रश्न उठ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ महत्वपूर्ण पद बता रहा हूँ इसमें। ये जो दर्पण का बीचों बीच का भाग है इसे ध्रुव बोला जाता है। यहाँ पे दिया गया है वक्रता केंद्र C, इसे बोला जाता है। आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से
दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और यहाँ पे दिया गया है मुख्य अक्ष यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को दर्पण का ध्रुव मतलब मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे देखिए प्यारे दोस्तों दिया गया है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है आपको मैं समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही उसका होता है मुख्य फोकस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जाती हुई प्रतीत होती है या हो रही है या मिलती हुई, तो यहाँ पे जब ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और इधर हम डॉटेड ले जाएंगे, इसीलिए बोला गया है प्यारे दोस्तों मिलती हुई प्रतीत हो। आई होप आपको मुख्य फोकस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। तो आप देख सकते हैं कहा गया है दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और ये इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा टॉपिक है ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। यदि आप इन नियमों को देख लेते हैं तो मैं आपको गोलीय दर्पणों से यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो पहला नियम क्या कहता है प्यारे दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी अगर हम लोग कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर भेजे तो दर्पण से जब परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है प्रतिबिंब को निर्माण के लिए कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ठीक इसी का उल्टा आप देख सकते हैं समांतर आ रही थी प्यारे दोस्तों, तो कहाँ से गई, मुख्य फोकस से। मैं जो ये रूल्स बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रूल्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे प्रतिबिंब निर्माण के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्या गया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली यानी मुख्य फोकस से अगर होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यानी अगर हम लोग किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर भेजें तो ये ठीक परावर्तन के पश्चात फिर जिस मार्ग से आ रही उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यहाँ मैं दो एरो इसलिए लगाया हूँ प्यारे दोस्तों ताकि आपको पता चले कि आने वाली किरण क्या है और परावर्तन के पश्चात जो कौन सी किरण है। तो जिस पर एक एरो लगा है वो आने वाली किरण है और जो जिस पर दो एरो लगा है वो परावर्तित किरण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार के हमें मतलब कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है प्रतिबिंब का निर्माण तो हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हमें इसी प्रकाश में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब का निर्माण करना होगा और यहाँ पे अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित निर्माण करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की टोटल 6 स्थितियाँ हैं। कितनी स्थितियाँ हैं, 6 स्थितियाँ, और उत्तल दर्पण से 1 स्थितियाँ हैं। ठीक इसी का विपरीत होता है प्यारे दोस्तों उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के 1 स्थितियाँ होंगी और यहाँ उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियाँ होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि दर्पण में जो अवतल दर्पण है उससे 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है और उत्तल दर्पण से 1, और वहाँ पे लेंस वाले में जस्ट इसी का विपरीत होता है प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसी का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझाना चाहूँगा कि अवतल दर्पण में जब 6 बनता है तो उत्तल दर्पण में 6 स्थितियों से बने। अगर उत्तल दर्पण में 1 स्थितियाँ बनेंगी तो लेंस में वही अवतल लेंस में कितना बनेगा, 1 स्थितियाँ बनेगी। अब मैं प्यारे दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसलिए मैं प्रतिबिंब का निर्माण अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते मैं आपकी लगातार तैयारी करवाता रहूँगा। तो वीडियो में आगे तक ऐसे ही बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।